नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 7 देखने वाले हैं, जिसमें सुपर टेट के हम प्राइमरीज़ के और जूनियर्स के PYQs देखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट PYQs हैं। ये पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस लिए गए हैं। यदि आप इनको बहुत अच्छे से देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसे बहुत ध्यान से पूरे सेशंस को देखें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे कि सारे वीडियोस आपके पास टाइमली पहुंच जाए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन में फर्स्ट में ही पैराग्राफ हमको पढ़ना है, जिसमें निर्देश दिए प्रश्न 1 से 9 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। सत्य ही जीवन है, यह सर्वशक्तिमान दिव्य चमत्कारी सर्वगुण संपन्न एवं सद्गुणों को प्रदान करने वाला है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक, परोपकारी, दानी, ज्ञानी, सबके भले में अपना भला देखने वाला बनाता है। सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में ईश्वर का वास होता है। इस नासवान और तरह तरह की बुराइयों से भरे संसार में सच बोलना सबसे बड़ी और सहज सरल तपस्या है। आज तक हमारे देश के पवित्र एवं पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया को जीवन जीने का एक नया आयाम सिखाया है। एक ही ऐसे व्यक्ति थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने पूरी मानव जाति को हकीकत के पद पर लाने चलने के लिए प्रेरित किया। वह अपनी यथार्थवादी विचारधारा के लिए जाने जाते थे, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी पथ से नहीं डगमगाए। ऐसे ही हम भी वास्तविकता और जीवन को अलग नहीं कर सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लिए ही ध्यान नहीं करता, या फिर वह सिर्फ अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं करता। वह सबको सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वह संपूर्ण मानव जाति के लिए वह सब कुछ करता है। उसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है। हम लोगों ने पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सबसे बड़ी तपस्या किससे कहा गया है? ऑप्शन फर्स्ट तप करना, ऑप्शन 2 सत्य बोलना, ऑप्शन 3 मिथ्याचरण, ऑप्शन 4 सरल होना। तो जिन लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा है वो सही आंसर दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 सत्य बोलना। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गद्य के आधार पर निम्नलिखित में से कितने सत्य पर चलने का आदर्श स्थापित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट राजा हरिश्चंद्र ने, ऑप्शन 2 विद्यासागर ने, ऑप्शन 3 शरद चंद्र ने, ऑप्शन 4 प्रेमचंद्र ने। तो मुझे उम्मीद है कि जिसने भी पैराग्राफ मेरे साथ ध्यान से पढ़ा है वो सही आंसर दे रहा है। बिल्कुल सही। तो इसका जो सही आंसर है, राजा हरिश्चंद्र ने ये सत्य के आदर्श पर चलने की इस आदर्श को स्थापित किया था। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट केवल अपने लिए ध्यान लगाते हैं, ऑप्शन 2 अपने लिए ही सच के मार्ग पर चलते हैं, ऑप्शन 3 केवल अध्यात्म का उपदेश देते हैं, ऑप्शन 4 स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 स्वयं के साथ दूसरों को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, किसका जीवन करुणा और समर्पण का होता है? ऑप्शन फर्स्ट धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन 2 आध्यात्मिक व्यक्ति, ऑप्शन 3 अनुशासित व्यक्ति, ऑप्शन 4 सांसारिक व्यक्ति। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 आध्यात्मिक व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, सत्य के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र को ही क्यों याद किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राजा हरिश्चंद्र ने दुखों से घबराकर सत्य की राह छोड़ दी थी, ऑप्शन 2 राजा हरिश्चंद्र ने अपने कष्टमय संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था,
ऑप्शन 3, राजा हरिश्चंद्र ने सदा दूसरों को यथार्थवादी बनाया। ऑप्शन 4, राजा हरिश्चंद्र ने बताया था कि हम सभी में ईश्वर है। तो पैराग्राफ के हिसाब से आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, राजा हरिश्चंद्र ने अनेक संघर्षों के बावजूद भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, गद्यांश में किन गुणों को सर्वोपरि बताया गया है? ऑप्शन 1, मित्रता का भाव। ऑप्शन 2, परोपकार का भाव। ऑप्शन 3, यथार्थवादी होने का भाव। ऑप्शन 4, सत्यवादिता का भाव। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, परोपकार का भाव। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, महापुरुष का उचित समास विग्रह है। ऑप्शन 1, महान पुरुष। ऑप्शन 2, महापुरुष। ऑप्शन 3, महापुरुष। ऑप्शन 4, ऋषि पुरुष। तो इसका लगभग सबको आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, महान पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? ऑप्शन 1, सत्य। ऑप्शन 2, असत्य। ऑप्शन 3, दानी। ऑप्शन 4, ज्ञानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, गद्यांश में पाप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन 1, दूसरों का परिहास करना। ऑप्शन 2, अपशब्द बोलना। ऑप्शन 3, झूठ बोलना। ऑप्शन 4, सरल बोलना। तो गद्यांश के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर सही हो जाएगा आंसर नंबर 3, झूठ बोलना। आगे देखते हैं, निर्देश है, प्रश्न संख्या 10 से 15 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए शब्दों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पद्यांश पढ़ते हैं। डोर बेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, आगंतुक को मैं नहीं जानता, वे अपना परिचय खुद देते हैं, कहते हैं हम जनमानस की संवेदनाएं हैं, सुना है तुम संवेदनाओं का घर बनाते हो अपनी कलम और कागज़ के साथ, तो क्यों नहीं लपेट लेते हमें भी अपनी कलम और कागज़ के साथ। अब इस संसार में हमारी जगह नहीं है, समझकर अतिक्रमण हटा दिया गया है हमें। मैं पल भर के लिए रुकता हूँ, सोचता हूँ, हंसता हूँ, मन ही मन कहता हूँ, शायद डायनासोर के बाद अब संवेदनाओं का नंबर है। इस पद्यांश से संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, कविता के किस शब्द में संवेदनाओं के प्रति उपेक्षा का भाव प्रकट होता है? ऑप्शन 1, हटा। ऑप्शन 2, अतिक्रमण। ऑप्शन 3, आगंतुक। ऑप्शन 4, रुकता। तो कविता के अनुसार जो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, अतिक्रमण। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, कविता में किसके प्रति सरोकार व्यक्त किए गए हैं? ऑप्शन 1, डायनासोर के प्रति। ऑप्शन 2, संवेदनाओं के प्रति। ऑप्शन 3, अतिक्रमण के प्रति। ऑप्शन 4, अतिथियों के प्रति। इसका चलिए आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, संवेदनाओं के प्रति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, संवेदनाओं की तुलना डायनासोर से क्यों की गई है? ऑप्शन 1, संवेदनाएं डायनासोर की तरह भयावह हैं। ऑप्शन 2, संवेदनाएं डायनासोर की तरह प्राचीन हैं। ऑप्शन 3, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन 4, संवेदनाएं डायनासोर की तरह विशाल हैं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, संवेदनाएं डायनासोर की तरह लुप्त हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, जनमानस की संवेदनाओं के कागज कलम में समेटने का तात्पर्य है। ऑप्शन 1, जनमानस की संवेदनाओं को छुपाना। ऑप्शन 2, जनमानस की संवेदनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। ऑप्शन 3, जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। ऑप्शन 4, जनमानस की संवेदनाओं को कागज में उतारना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3,
जनमानस की संवेदनाओं की लिखित अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। संवेदनाओं का घर बनाने से अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में सम्मिलित करना। ऑप्शन टू, गौड़ स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में सम्मिलित करना। ऑप्शन थ्री, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं की कल्पना करना। ऑप्शन फोर, गौड़ स्तर के रूप में संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण करना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, मुख्य स्तर के रूप में संवेदनाओं को लेखन में सम्मिलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। संसार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट दुनिया, ऑप्शन टू धरती, ऑप्शन थ्री जगत, ऑप्शन फोर जग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर टू, धरती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। क्षेत्रीय बोली है। ऑप्शन फर्स्ट, क्षेत्र की भाषा की वाक का विशेषताएं। ऑप्शन टू, देश अथवा राज्य की भाषा। ऑप्शन थ्री, क्षेत्र की लिपि के साथ भाषा। ऑप्शन फोर, क्षेत्र की लिखित भाषा तथा साहित्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, क्षेत्र की भाषा की वाक का विशेषताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट, संसार में केवल एक संकेत भाषा है। ऑप्शन टू, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा नहीं है। ऑप्शन थ्री, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। ऑप्शन फोर, संकेत भाषा भाव भंगिमाओं का समूह है। चलिए इसका सभी लोग आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थ्री, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के संदर्भ में द्वितीय भाषा अधिगम के बारे में सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, द्वितीय भाषा प्रथम भाषा के सीखने में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन टू, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के सीखने में सहायता करती है। ऑप्शन थ्री, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। ऑप्शन फोर, एक समय में अनेक भाषाएं सीखना संभव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर टू, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के सीखने में सहायता करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। भारत में शिक्षा नीति में भाषा को रूप में जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षा नीति में भाषा के। ऑप्शन टू, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के। ऑप्शन थ्री, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा तथा अंग्रेजी के। फोर्थ ऑप्शन, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फोर, त्रिभाषा सूत्र फॉर्मूला के। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। दक्षता आधारित भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षण कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की जाती दक्षता को विकसित करना। ऑप्शन टू, कक्षा में शिक्षार्थियों की श्रवण, वचन तथा पाठन के लिए योग्यता को विकसित करना। ऑप्शन थ्री, पाठचर्या को कार्यान्वित करने के दौरान शिक्षार्थियों की योग्यता को परिभाषित करना। ऑप्शन फोर, शिक्षार्थियों को अधिक से अधिक भाषा सीखने में योग्य बनाना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, परिभाषित संदर्भों जैसे शिक्षण कार्य, व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक विकास में भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 होगा, 22 पड़ गया है। चलिए देखते हैं, शिक्षक को शिक्षा शास्त्र को अपने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री में शिक्षा शास्त्र को सन्निहित करना कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रमाणिक सामग्रियों तथा सामग्रियों का संपादन। ऑप्शन टू, सामग्रियों की विषय वस्तु की वैधता। ऑप्शन थ्री, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। ऑप्शन फोर, सामग्रियों का प्राकृतिकवाद का संपादन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थ्री, सामग्रियों का शिक्षण शास्त्रीय संपादन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22।
काव्य शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, काव्य आनंद तथा विचारों के लिए। ऑप्शन टू, काव्य व्याकरण सीखने के लिए। ऑप्शन थ्री, काव्य कवि के बारे में जानने के लिए। ऑप्शन फोर, काव्य शब्द संपदा लिखने के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, काव्य आनंद तथा विचारों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। कक्षा 8 की शिक्षिका शिक्षार्थियों को 5 वाक्य पढ़ा कर सुनाती है तथा उन्हें ठीक उसी तरह लिखने के लिए कहती है। वह श्रवण की कौन सी युक्ति को बढ़ावा देने का प्रयास करती है? ऑप्शन फर्स्ट, अधोमुखी युक्ति। ऑप्शन टू, युक्ति के रूप में श्रुतलेख। ऑप्शन थ्री, उचित श्रवण युक्ति। ऑप्शन फोर, ऊर्ध्वमुखी युक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फोर, ऊर्ध्वमुखी युक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दों और छोटे वाक्य को भाषाकरों के रूप में प्रयुक्त करता है जो समविश्लेषित पूर्ण के रूप में है। इसके उपरांत वह संदर्भों खंडों को शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग करने के लिए देता है। शब्दावली सीखने की यह कौन सी पद्धति का उपागम है? ऑप्शन फर्स्ट, समूह के रूप में शब्द संपदा। ऑप्शन टू, कोश विषयक उपागम। ऑप्शन थ्री, संप्रेषण आत्मक उपागम। ऑप्शन फोर, संरचनात्मक उपागम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर टू, कोश विषयक उपागम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। संरचनात्मक रूप से शैक्षणिक भाषा निपुणता की ओर संकेत करती है। ऑप्शन फर्स्ट, दिन प्रतिदिन के सामान्य भाषा कार्यों के लिए भाषा का प्रयोग। ऑप्शन टू, जन्मदिन की पार्टी में बातचीत के लिए भाषा का प्रयोग। ऑप्शन थ्री, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशल के लिए भाषा का प्रयोग। ऑप्शन फोर, समय व्यतीत करने के लिए रुचि के अनुसार लघु कथा पढ़ना। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थ्री, अमूर्त विचारों तथा उच्च स्तरीय भाषा कौशलों के लिए भाषा का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेखन का प्रक्रिया उपागम और कौन सा लेखन का उत्पादन उपागम है? ए है, आप अभी जिस कक्षा में हैं उसे देखिए, अपने रास्तों के साथ अवलोकन करें, वस्तुओं, व्यक्तियों और क्रियाओं के बारे में सूचना एकत्र करें, विचारों, बिंदुओं को लिखिए, एक रूपरेखा विकसित कीजिए, मसौदा लिखिए, संपादन कीजिए और अंतिम उपयोग छेदों का शीर्षक दीजिए, मसौदा लिखिए। बी पॉइंट है, सांप की कथा पर 200 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों प्रक्रिया उपागम कार्य हैं। ऑप्शन टू, ए और बी दोनों प्रक्रिया उत्पाद उपागम कार्य हैं। ऑप्शन थ्री, बी प्रक्रिया उपागम है और एक उत्पाद उपागम कार्य है। फोर, ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम कार्य है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फोर, ए प्रक्रिया उपागम है और बी उत्पाद उपागम कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। शिक्षार्थियों में भाषा जागरूकता की ओर संकेत करता है। ऑप्शन फर्स्ट, भाषा प्रयोग करने वाले का व्याकरण ज्ञान। ऑप्शन टू, भाषा के रूप और प्रकार के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने। ऑप्शन थ्री, भाषा के चारों कौशलों की समझ। ऑप्शन फोर, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता बढ़ाने में। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फोर, भाषा में पढ़ने लिखने के प्रति सचेतना और संवेदनशीलता को बढ़ाने में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की संकल्पना नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन टू, नेटवर्क के प्रकार। ऑप्शन थ्री, बेमेल विश्लेषण। ऑप्शन फोर, रूप तथा कार्य। चलिए इसका आंसर दीजिए सभी लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा,
आंसर नंबर 2 नेटवर्क के प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। पोर्टफोलियो आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट, साक्षी के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरण को एकत्र करना। ऑप्शन 2, साक्षी के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों और ग्रेड को एकत्र करना। ऑप्शन 3, शिक्षार्थियों के भाषा सीखने की जांच के लिए लिखित और मौखिक परीक्षा का आकलन करना। ऑप्शन 4, प्रगति रिपोर्ट पत्रक के माध्यम से प्रत्येक शिक्षार्थी का प्रोफाइल बनाना। चलिए इसका सभी लोग आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, साक्षी के रूप में समय अवधि में शिक्षार्थियों द्वारा सीखने के उदाहरण को एकत्र करना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में विदेशी भाषा के अध्ययन का समर्थन करती है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। ऑप्शन 2, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प। ऑप्शन 3, विद्यालय शिक्षा की तैयारी चरण से भाषा। ऑप्शन 4, विद्यालयों तथा शिक्षार्थियों की पसंद। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट, सेकेंडरी स्तर पर अतिरिक्त विकल्प। आज का सेशन यहीं पे अंत करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जितने भी वीडियो हैं टाइमली आपके पास पहुंच सकें और आप उनको देख सकें। सारे वीडियो बहुत अच्छे से देखिए, जिससे कि आप तैयारी बहुत मजबूत हो जाए और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन यही का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।